अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी हैं, बल्कि उस परेशानी को ये दिखा दो कि तुम्हारे हौसले कितने बुलंद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भी किशोर वापस आ गया डिस्ट्रीम पे एक और शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे भारत की हर घर, हर पार्टी, हर इवेंट, हर फंक्शन में हाई कंजप्शन वाली, साथ ही साथ भारत की सबसे लार्जेस्ट स्नैक स्वीट कॉन्फेक्शनरी कंपनी हल्दीराम्स के बारे में जानेंगे। कैसे अपने फैमिली बिजनेस से बंटवारे के बाद मात्र 100 रुपए की शुरुआत के साथ अपने पेट नाम का यूज करके इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। और हम बात करेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी, इनकी पूरी लाइफ जर्नी और साथ ही साथ इनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारे इंसाइट्स मिल सके। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो हल्दीराम जी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 90s के टाइम पे, जब हल्दीराम जी, जिनका ओरिजिनल नाम था गंगा भीषण अग्रवाल, वो अपने पिताजी के एक छोटी सी भुजिया शॉप में उनकी मदद कर रहे थे। और ये जो उनका भुजिया शॉप था वो था राजस्थान के बीकानेर के अंदर। उस समय देखा जाए तो पूरा बीकानेर के अंदर पूरा भुजिया ही बनता था, जो कि बेसन से बनी एक मोटी भुजिया होती थी। आप समझ सकते हो कि इस उंगली के साइज का या फिर इतना जो थिकनेस है, ऐसा होता था उस समय का भुजिया। पूरे परिवार का जो पालन पोषण है बस उसी छोटी सी भुजिया शॉप से ही हो रहा था। और लगभग सारे परिवार के लोग खुश भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं गंगा भीषण अग्रवाल जी अपने प्रोडक्ट से खुश नहीं थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो भुजिया वो बना रहे हैं, उसको और भी अलग तरीके से और भी मजेदार तरीके से मार्केट में वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही उन्होंने कर दिखाया। जब उनकी शादी हो गई उसके बाद, बोले तो उनकी शादी बहुत ही अर्लियर लाइफ में हो गई थी चंपा देवी जी से। और उसके बाद उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में अपने भुजिया को, जहाँ पे वो बेसन की बनाई जाती थी, उसमें ऐड किया उन्होंने मूट की दाल। और मूट की दाल का ऐड करने के बाद उन्होंने ऐसा भुजिया बनाया, ऐसा एकदम मतलब नया रूप दे दिया उसको। मतलब उस समय पे जो मोटी भुजिया आती थी उसको उन्होंने पतला शेप दिया, एकदम छोटा शेप दिया। और वो जो भुजिया बनाई वो और ज्यादा पहले से क्रंची क्रिस्पी बना के खाया उन्होंने। और ये जो उन्होंने अपना नया इनोवेशन किया, मोटी भुजिया को सीधा पतली सेव में कन्वर्ट कर दिया और पहले से और ज्यादा मजेदार बनाया। देखते देखते मार्केट में इसकी पूरी डिमांड बढ़ गई और पूरा मतलब ये जो टेक्निक था पूरा वायरल हो गया। और देखते ही देखते हर लोगों की जुबान पे इसी ये पतली भुजिया का ही नाम और इसी का स्वाद बैठ चुका था। और देखते ही देखते मार्केट में हर लोग इनकी दुकान को हल्दीराम वाले भुजिया के नाम से पुकारने लग गए, जानने लग गए। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, इनका जो परिवार है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, सभी लोग बड़े हो रहे थे। और अब सभी को पता है जब परिवार ज्यादा बड़ा होता है या ज्यादा बड़ा ज्वाइंट फैमिली होता है तो वहाँ थोड़ी खिटपिट तो होती है। और वही इनकी फैमिली के साथ भी हुआ, जब इनकी जो पत्नी है चंपा देवी, उनके कहने पे इन्होंने हल्दीराम जी ने अपने परिवार से अलग हो गए वो। और जब वो अलग हो रहे थे तो अपनी मर्जी से हो रहे थे, तो इसी कारण से उनको ना कुछ पैसा मिल पाया और ना ही दुकान का कुछ हिस्सा मिला। मतलब पूरा खाली हाथ ही अपने घर से निकले हुए थे। लेकिन उस समय इनका जो फाइनेंशियल या फिर फिजिकल रूप से कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो यहाँ उनका काम आया उनका कैरेक्टर, उनका जो व्यक्तित्व जो उन्होंने बना के रखा था अपने मित्र के साथ। तो हल्दीराम जी के एक बहुत ही गहरे मित्र थे, जिनकी जरूरत पड़ने पे हल्दीराम जी ने उनको 200 रुपए दिए थे। और जब वो उनके दोस्त को पता चला कि हल्दीराम जो है वो मेरा दोस्त, वो अपने परिवार से अलग हो चुका है, तो उसको जरूरत पड़ने पे वो उनके पास आया और उनको 100 रुपए दिए। हालांकि पूरा पैसा रिटर्न वो नहीं किए, लेकिन 100 रुपए दिए क्योंकि उनके पास शायद इतना ही बचा हुआ था। और उसी 100 रुपए से, मात्र 100 रुपए से उन्होंने अपनी जर्नी शुरुआत करी। और सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ दालें वगैरह बनाना शुरू किया। और उसको मार्केट पे ई कार्ट, जो कि आप ठेला वगैरह देखते हो, साइकिल वगैरह देखते हो, जो कार्ट बना हुआ होता है, उसके थ्रू वो मार्केट में बेचने लग गए। हालांकि वो पैसा जो है इतना सफिशियंट नहीं था जो कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। फिर वो गए अपने एक जो उनका बढ़िया दोस्त था, जो कि काफी ज्यादा रिच था, तो उनके थ्रू उन्होंने एक दुकान लिया मार्केट के अंदर। और वहां पे उन्होंने अपनी जो जो फेमस मार्केट में जो भुजिया बनाते थे वो पतली सेव के नाम से, तो उसको वो बनाना शुरू कर दिए। अब मार्केट में जो भुजिया था तो उसका तो डिमांड काफी था ही, तो इनको सक्सेस पाने में ज्यादा देर लगी नहीं। और देखते ही देखते जो गंगा किशन अग्रवाल जी, हल्दीराम जी का जो भुजिया है, वो हल्दीराम के नाम से धीरे धीरे काफी ज्यादा फेमस होने लग गया वहां पर भी। और अपने परिवार से अलग होने के बाद, पूरे बंटवारे के बाद, ये इनकी पहली सफलता थी जो कि इनकी जिंदगी के अंदर मिली थी। अब भैया अगर आपको बिना बिजनेस जो एक्सपैंड करना है, उसको बड़ा करना है, तो आपको अलग अलग जगह पे भी आउटलेट खोलने चाहिए। लेकिन गंगा किशन अग्रवाल जी ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मतलब कि जो भी चीज वो सुबह बना रहे हैं शाम तक वो पूरी बिक जा रही है, उसी में खुश है, उसी में संतुष्ट है। लेकिन यहाँ इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने दोस्त के थ्रू, जब उनके उनके दोस्त ने बोला कि आपको यहाँ पे एक शादी है कलकत्ता के अंदर, यहाँ पे आपको आना है। और उस इवेंट में उनको इनवाइट किया गया और उस इवेंट में जो भुजिया बनाने का जो ऑर्डर था वो हल्दीराम जी को ही मिला था। बोले तो गंगा किशन अग्रवाल जी जो थे उन्हीं को मिला था। और वहां पे उन्होंने जो भुजिया बनाई, जो पत्ती से जो बना रहे थे बीकानेर के अंदर, वही इन्होंने यहाँ भी बनाया। अब भाई ये जो कलकत्ता के अंदर जो इवेंट था, उसमें सारे लोगों ने देखा कि ये क्या चीज नया आ गया। तो वहाँ के लोगों के लिए एकदम नया प्रोडक्ट था, नया एक्सपीरियंस था। काफी लोगों ने उसको वाहवाही करके खाया और काफी लोगों ने उसको सराहा भी। तो देखते ही देखते अब उनके जो दोस्त थे उनको वो मोटिवेट किया कि तुमको यहाँ पे भी एक यूनिट डालना चाहिए, कलकत्ता के अंदर भी इसका प्रोडक्शन या फिर इसका आउटलेट खोलना चाहिए। और अपने दोस्त से मोटिवेट होने के बाद ही, उसके हेल्प के थ्रू,
1954 में कलकत्ता के अंदर उन्होंने अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट डाल दिया 1954 में। और देखते ही देखते उनका भुजिया जो उनका जो पतली सेव है वो वहां भी अक्रॉस द कलकत्ता पूरा फेमस हो गया। अब हल्दीराम्स कंपनी का दूसरी बार बिजनेस एक्सपैंड करना हुआ शिव किशन अग्रवाल जी के द्वारा। अब शिव किशन अग्रवाल जी जो गंगा बिशन अग्रवाल जी के पोते थे, बोले तो ये थर्ड जनरेशन के थे। और इन्होंने एक्सपैंड किया अपने दादाजी के कहने पर ही, जहाँ पर उन्होंने नागपुर के अंदर एंट्री मारी। नागपुर के अंदर देखा जाए तो उस समय पे सारे लोग जो है मिठाई को ज्यादा प्रीफर करते थे, कोई भी स्नैक्स वहां पे इंट्रोडक्शन किसी का कुछ नहीं था, मतलब ज्यादातर लोग लड्डू बलूसाइज वगैरह ही खा रहे थे। लेकिन शिव किशन अग्रवाल जी ने अपना नया स्ट्रेटजी अपनाया वहां पे, और देख रहे हैं कि जब लोग मिठाई खा रहे हैं तो मिठाई के अंदर ही कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए लोगों के लिए। और वहां सबसे पहले उन्होंने बनाया काजू कतली। मतलब कि जो आप मार्केट में आज काजू कतली देखते हो, उनके अगर आप जन दादा की बात करें तो समझ लो आप वो गंगा जी के जो पोते हैं शिव किशन अग्रवाल जी वही थे। अब नागपुर के अंदर भी वहां के लोगों के लिए एकदम नई चीज थी कि भैया ये क्या आ गया, दूध दही मलाई और मतलब कुछ ड्राई फ्रूट से बना हुआ ये काजू कतली। तो वहां के लोगों के लिए भी एकदम नया एक्सपीरियंस था, नया प्रोडक्ट था। तो वहां भी लोगों ने इसको बहुत सराहा, क्योंकि उनकी क्वालिटी और उनकी यूनिकनेस जो थी वो उस प्रोडक्ट में झलकी। और वहां भी लोगों ने इसको बहुत सराहा, और देखते देखते उनका काजू कतली है पूरे नागपुर में पूरा फेमस हो गया। और धीरे धीरे उन्होंने इसी को देखते हुए अपना जो मलाई लड्डू है, रस मलाई वगैरह है, रसगुल्ला वगैरह है, वो मिठाई के अंदर अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स दिखाते चले गए। और बहुत ही जल्द उन्होंने अपना पूरा एक बहुत बड़ा सबसे पहला रेस्टोरेंट भी डाल दिया नागपुर के अंदर ही, जहाँ पर उन्होंने डोसा, इडली, समोसा, कचौड़ी और धीरे धीरे जो अपना जो उनका सिग्नेचर प्रोडक्ट था भुजिया पतली सेव, उसको भी वहां पे इंट्रोड्यूस किया अपने रेस्टोरेंट के अंदर। और मात्र 4 साल के भीतर भीतर ही उन्होंने 4 आउटलेट खोल दिए नागपुर के अंदर, अपने रेस्टोरेंट के आउटलेट। अब भाई यहाँ पे उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि हम जो भी जो स्वीट्स वगैरह बना रहे हैं उसमें जो ड्राई फ्रूट्स लगता है या फिर जो रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट लगता है उसका हम ज्यादातर जो इंपोर्ट करते हैं वो दिल्ली से करते हैं। तो क्यों ना दिल्ली में ही एक यूनिट डाला जाए ताकि वहां हमारा कॉस्ट और रिड्यूस हो सके और मार्जिन वहां भी ज्यादा बच सके। अब शिव किशन अग्रवाल जी जो थे वो क्रांतिकारी पर्सन ही थे, मतलब कि वो एकदम अलग तरीके से सोचते थे। बोला जाता है और उनके अपने द्वारा अपनी जुबानी वो बोलते हैं कि उनके मुंह पे जो स्वाद एक बार बैठ जाता है तो वो अपने कारीगर को तब तक उसको बनाने के लिए बोलते हैं जब तक वो वाला स्वाद जो उन्होंने चखा है पहले वो निकल के ना आ जाए। और यही जो उनका क्रांतिकारी वो इसी में झलकता है। और फिर क्या था, शिव किशन अग्रवाल जी ने ये ठान लिया कि दिल्ली के अंदर भी अपना एक दुकान होना चाहिए और वहां पे बहुत जल्द अपना एक दुकान खोल ही देंगे। और फिर इसके लिए उन्होंने दलाल से भी वहां पे काफी बात किया, जो कि काफी सारे दलाल उनके पैसे भी खा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगे रहे उसमें। और फाइनली 1981 में 1981 में उनको अपना पहला दुकान खोलने का मौका मिल गया चांदनी चौक पे। लेकिन ये जो दुकान है काफी समय तक नहीं चल पाई। 1984 में आप सभी को पता है दिल्ली के अंदर जो एनटीसी के रिजॉर्ट्स हुआ था, तो उनकी दुकान को भी काफी ज्यादा जला दिया गया। और जो उनकी दुकान खोले थे शिव किशन अग्रवाल जी के जो भाई थे मनोहर लाल जी, तो उनको काफी ज्यादा मारपीट भी हुई थी उनके साथ। तो ये सब देखते हुए उनका दुकान बंद हो गया, लेकिन उन्होंने इसमें भी कभी हार नहीं माना और दोबारा खुद से फिर से कम किया। और इस बार उन्होंने बोला कि वो खुद से खोलेंगे दुकान को, खुद से ही पूरा चलाएंगे। और शिव किशन अग्रवाल जी ने दूसरी बार से फिर से अपनी जो पूरा आउटलेट था उसको रिवैम्प किया, रीनोवेट किया। और इस बार उन्होंने दिल्ली वालों के लिए अलग अलग तरह के रेंज के स्नैक्स हो चाहे स्वीट्स हो, मतलब पूरा अलग अलग रेंज का प्रोडक्ट्स निकाला, ताकि जो दिल्ली वाले थे उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको सारों का दिल ही जीत लिया। और दिल जीतने के बाद का जो प्रोडक्ट है पूरा क्वालिटी यूनिकनेस के कारण वहां भी पूरी तरह से फेमस हो गए। और इसीलिए आज इनका पूरा परिदृश्य बना हुआ है वो ना ही सिर्फ बीकानेर, कलकत्ता, दिल्ली और नागपुर के अंदर है, बल्कि पूरी पैन इंडिया के साथ साथ 80 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल है। और साल 2016 में तो पूरा हल्दीराम का जो रेवेन्यू है वो 4000 करोड़ तक था। और उस समय के हिसाब से जो डोमिनोज और मैकडी का जो इंडियन टर्नओवर बिजनेस था उसका रेवेन्यू इतना नहीं था, मतलब जितना हल्दीराम का था। तो आप समझ सकते हो कि हल्दीराम का उस समय पे कितना बड़ा क्रेज था और कितने ज्यादा इंडिया में इनका डोमिनेंस था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर हिट करनी चाहिए कि अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है, इतना इनका नाम है, तो ये कंपनी का कोई शेयर मार्केट में लिस्टिंग क्यों नहीं है, ताकि हम भी इसमें इन्वेस्ट करके इससे कुछ पैसा बना सके और इस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर हम भी बन सके। तो इसका आंसर मैं आपको आगे चल के दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे फोकस करो, उसको जानने की कोशिश करो कि इसमें इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का क्या बड़ा हाथ था। सबसे पहला और सबसे ताबड़तोड़ इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था वो था 3 P's ऑफ मार्केटिंग। बोले तो प्रोडक्ट इनोवेशन, पोजिशनिंग और प्राइसिंग को लेकर के। प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करें तो बीकानेर के अंदर सबसे पहले ये गंगा बिशन अग्रवाल जी थे, जो कि पतली सेब को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोटी सेब को हटा करके। अब देखा जाए तो धीरे धीरे पूरा बीकानेर के अंदर सब इनकी कॉपी करने लग गए और पतली सेब सभी बनाने लग गए। तो उन्होंने इसको डिफरेंशिएट कैसे किया, तो यहाँ बात आती है पोजिशनिंग की। तो पोजिशनिंग के अंदर इन्होंने क्या किया कि इनका जो प्रोडक्ट था सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पूरा फेमस भी था। तो इन्होंने क्या किया कि बीकानेर के अंदर एक मशहूर महाराजा थे जिनका नाम था दंगर सिंह जी, तो उसी के नाम पे इन्होंने रख दिया दंगर सेव। तो रॉयल प्रोडक्ट बन गया उससे दंगर सिंह जो महाराजा जी थे
वो काफी रॉयल फैमिली से थे। महाराजा तो रॉयल फैमिली से ही रहेंगे, तो इन्होंने रॉयल्टी को इसमें डाला और दंगर सेव इसका नाम रख दिया। अब प्रोडक्ट की इनोवेशन हो गई, पोजिशनिंग भी हो गई। प्राइसिंग के ऊपर इन्होंने क्या किया कि जो भी मार्केट में सेव बिक रहे थे, जो पतली सेव थी वो 2 पैसे पर किलो बिक रहे थे, इन्होंने अपना प्राइस जो रखा वो रखा 5 पैसे पर किलो। तो लोगों को लगा कि भैया आखिर ये क्या नई चीज आ गई मार्केट में जो कि इतनी महंगी भी है और नाम भी रखा है एकदम अनोखा। मतलब सबसे पहला नाम, उसके ऊपर दाम, फिर देखा तो उसका काम। नाम महाराजा वाला, दाम भी मार्केट से पूरा एकदम मतलब तो वो बोले तो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट के साथ साथ प्रीमियम रेट भी। और फिर जो काम है, जो उसका टेस्ट है वो भी एकदम अनोखा। और यही 3 पीस ऑफ मार्केटिंग का इनका पूरा प्रोडक्ट हिट हुआ है। और दूसरे में इन्होंने इनोवेशन किया नागपुर के मार्केट में एंट्री मारते वक्त। इन्होंने देखा कि नागपुर के लोग जो हैं वो स्नैक्स वगैरह नमकीन वगैरह तो खाते ही नहीं है। ज्यादातर लोग मिठाई में बालूशाही हो गया, लड्डूज हो गया, पेड़ा हो गया, यही सब प्रीफर करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जब लोग ज्यादातर मिठाई खा रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए मिठाई लाया जाए ताकि उनका ट्रस्ट जीता जाए। तो इसीलिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया अपने काजू कतली से, जो कि सबसे बड़ा उनका एक्सक्लूसिव भी था प्रोडक्ट वहां के लोगों के लिए, और प्रीमियम रेंज जो प्रोडक्ट था। उस समय पे वो 8 रुपए पर किलो उसको बेच रहे थे। तो वहां पर उनका मार्जिन भी जो काफी अच्छा बच रहा था। और देखते देखते जब उन्होंने उसका ट्रस्ट जीता लोगों का, तो उसके थ्रू उन्होंने क्रॉस सेलिंग करना स्टार्ट किया। पहले काजू कतली इंट्रोड्यूस किया, और फिर अपना जो सिग्नेचर प्रोडक्ट था, जो भुजिया था, पतली सेव थी दंगर सेव के नाम से, उसको इंट्रोड्यूस किया और क्रॉस सेलिंग से दोनों को बेचना शुरू किया। और देखते देखते इसी क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी से भी उन्होंने नागपुर के अंदर अपना प्रोडक्ट को फेमस किया और उनकी मार्केटिंग वहां पे अच्छे से हुई। अब अगला जिनका स्ट्रेटेजी निकल के आता है दोस्तों, वो इनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग को लेकर के और दूसरा इनके एडवर्टाइजमेंट को लेकर के। अब देखो होता क्या है कि इनका जो भुजिया था वो शुरुआती दिनों से ही काफी फेमस हो गया था, लेकिन आज के टाइम पे इनकी जो इतनी पूरी फेमस हो चुकी है पूरा हल्दीराम, इसका सबसे बड़ा कारण है इनका शिव कृष्ण अग्रवाल के भाई मनोहर लाल जी, जो कि आज के टाइम पे बोलते हैं कि आज के टाइम पे जो इतने फेमस है उसका सबसे बड़ा कारण है इनकी जल्द ही इनकी पैकेजिंग को अडॉप्ट करना। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि मान लो आपने भुजिया ली हल्दीराम जी के यहाँ से, जो कि पूरी प्लेन पैकेजिंग डिसेंट पैकेजिंग के अंदर आ रही है, तो वहां पे इनका कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो ये भुजिया आप लिए हल्दीराम जी के पास और अपने दोस्त को गिफ्ट किया, तो ये आपको पता है कि आपने हल्दीराम जी से ये भुजिया ली हुई है, लेकिन आपके दोस्त को ये नहीं पता कि ये भुजिया कहाँ की है। वो टेस्ट कर रहा है तो वो गया बीकानेर के अंदर या फिर कहीं भी का जो ब्रांच है वहां पे, तो उसके अगल बगल जितने भी भुजिया वो कहीं से भी उठा सकता है। तो वही चीज उसको नहीं पता है कि आपने हल्दीराम जी के यहाँ से ली है। तो यहाँ वो उसको इस चीज को पकड़ा मनोहर लाल जी ने, और अपनी जो डिसेंट पैकेजिंग थी, पूरा जो प्लेन पैकेजिंग था ट्रांसपेरेंट वाला, उसको एकदम साइड किया और उस पर अपना ब्रांडिंग करना स्टार्ट किया। और देखते ही देखते इनका जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो इतना इन्होंने डिसेंट और इतना एक्सक्लूसिव बनाया, इतना मतलब डिजाइन इतना कॉम्पैक्ट किया, इतना फैशनेबल बनाया उसको कि देखते देखते इसके कारण इनकी मार्केटिंग काफी ज्यादा फर्क पड़ा और इनके सेल्स में तो काफी ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ा ऐसे इस पैकेजिंग करने से ही। अगले में इन्होंने काम किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो आज के टाइम पे आप देखते हो कि जब भी कोई भी हमारे इंडियन फेस्टिवल्स के अंदर कोई भी नया नया फेस्टिवल सीजन होता है, तो आप देखते होगे कि काजू कतली वगैरह हो गया या फिर जो नए नए सेलिब्रेशन वगैरह होते हैं जैसे रसगुल्ला वगैरह हो गए, तो ये सब काफी ज्यादा बिकते हैं। और ज्यादातर देखोगे आप जो प्रोडक्ट होते हैं वो हल्दीराम्स के ही होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो हल्दीराम जी का जो स्ट्रेटजी है इनका, वो इसी पे काम करता है कि मतलब जो भी नए नए इवेंट आ रहे हैं, तो पहले के टाइम पे होता था कि कहीं भी हम किसी के घर जा रहे हैं तो वहां पे हम कुछ नेक वगैरह लेके जाते हैं, मतलब कुछ मिठाई डब्बे के अंदर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वाला स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे उसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि जो भी लोग किसी के घर पे जा रहे हैं किसी इवेंट के तौर पे, तो वहां पे वो कुछ लेके जाएंगे नेक, तो नेक में हमारा ही प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो फिर कोई काजू कतली हो, कोई रसगुल्ला वगैरह हो, कोई रसमलाई वगैरह हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, फ्रोजन फूड हो, या फिर कोई सील पैक फूड हो, तो कुछ भी हो सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट लेके जाए नेक के रूप में। और अपने इसी स्ट्रेटजी से ये हमारे इंडिया के अंदर जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी फेस्टिवल सीजन वगैरह आते हैं, इसी से हर तरह के कैंपस वगैरह भी चलाते हैं ताकि ये हर तरह के लोगों से अपना कनेक्शन जो बिल्ड कर सकें। ये बात होगी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी की। साथ साथ इन्होंने टीवी मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू भी अपना जो कनेक्शन का जो बॉन्डिंग है अपने कंज्यूमर के साथ काफी अच्छा बिल्ड किया हुआ है। जैसे मैं अगर एक टीवी मीडिया के एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपने पीआरडीपी देखा होगा, प्रेम रतन धन पायो, जिसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं कुछ ग्लिम्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब देख लो कि कैसे सलमान खान हल्दीराम्स की ब्रांडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी कई सारे आज एग्जांपल्स मौजूद है जहाँ पे हल्दीराम अपने कंज्यूमर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में सफल रही है। तो ये तो बात हो गई इनकी सक्सेस की। तो आज तक ये कंपनी इतनी सक्सेस है, तो आज तक इनका कोई आईपीओ या फिर कोई शेयर लिस्टिंग का आज तक क्यों नहीं हो पाया? इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है कि हल्दीराम कोई बड़ी कंपनी नहीं है। अब आप बोलोगे कि बड़ी कंपनी नहीं है, जब इनका टर्नओवर इतना जा चुका है, इतना इनका हर जगह जो पैन इंडिया में या फिर पूरा जो अक्रॉस द पूरा ग्लोब में 80 कंट्रीज में अवेलेबल है, तो ये बड़ी कंपनी कैसे नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से ऑपरेट करी जा रही है। आपने देखा होगा कि कई बार हल्दीराम, कहीं पे हल्दीराम लिखा होता है, कहीं पे हल्दीराम नागपुर होता है, कहीं पे हल्दीराम प्रभु जी होता है,
कहीं पे बीका जी है, कहीं पे हल्दीराम एंड सन्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो क्या हुआ था एक टाइम पे कि हल्दीराम जी जो है, जो कि गंगा बिशन अग्रवाल जी, वो उन्होंने अपना दादाजी का जो फैमिली डिस्प्यूट है वो देख रखा था। तो इनको पता था कि इनके जो तीनों बेटे हैं उनमें भी कभी ना कभी फैमिली डिस्प्यूट होगा ही होगा। तो इन्होंने ओरली ही अपनी पूरी बिजनेस का डिवीजन कर दिया, जहाँ पे सबसे पहले था दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर क्या किया कि हल्दीराम फूड्स एंड एथेंटिक फूड्स के नाम से एक बिजनेस चलाया गया, जो कि नॉर्दर्न रीजन के लिए था। दूसरा आया नागपुर के अंदर, जिसका नाम पड़ा हल्दीराम फूड इंटरनेशनल, जो कि देखा जाए तो वेस्टर्न और साउथर्न रीजन को कवर कर रही थी। तीसरे में आया कलकत्ता वाला बिजनेस, जो कि हल्दीराम भुजिया वाला के नाम से जाने जाने लगा, और वो जो था वो ईस्टर्न रीजन को कवर कर रहा था। और यही रीजन है कि तीन जगह अलग अलग नाम से ऑपरेट होने के कारण ही देखा जाए तो इनका जो कोई पेरेंट कंपनी है ही नहीं। अब कोई पेरेंट कंपनी नहीं है तो उसका कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, और लीगल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा तो ये कहाँ से शेयर में लिस्ट हो पाएंगे, शेयर मार्केट में अपनी जो जगह है वो बना पाएंगे। आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी कि आज तक इनका शेयर मार्केट के अंदर लिस्टिंग क्यों नहीं हो पाया। लेकिन आप ये भी बात जान लो कि आज तक ये भले ही पूरी इंडिया में अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे ऑपरेट हो रही है, लेकिन आज तक कोई भी विदेशी कंपनी जो कि इंडिया के अंदर एंट्री मारी हुई है, उन्होंने कभी भी हल्दीराम का जो दबदबा है उसको नहीं हटा पाया है। और अपने इसी पूरी हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ, पूरी मार्केटिंग इनोवेशन के साथ, पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ, आज जो इनके पोर्टफोलियो के अंदर, हल्दीराम के पोर्टफोलियो के अंदर इनका जो पूरा टोटल प्रोडक्ट रेंज है वो 400 से भी ज्यादा का प्रोडक्ट रेंज है, जो कि 80 से भी ज्यादा देशों में अलग अलग जगहों पे अवेलेबल है। और आज पूरा डील का जो मार्केटिंग वैल्यूएशन है, पूरा बोले तो हल्दीराम का जो नेटवर्थ है वो लगभग 12,490 करोड़ रुपए है। ये जो डाटा है वो सितंबर 2020 का है, और अभी 2021 भी क्रॉस कर चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो नेटवर्थ है वो धीरे धीरे कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे इनकी पूरी लाइफ जर्नी से, सक्सेस स्टोरी से, और इनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी। आपको सबसे पहले आप कमेंट करो कि आपको सबसे अच्छा इनका कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आपको इनकी जर्नी से आपने सबसे पहले क्या सीखा। वैसे अगर आप मुझे पूछोगे कि मैंने क्या सीखा इससे, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि मुझे जो सबसे अच्छा इसका पॉइंट लगा, इनकी जो जर्नी है, उससे ये लगा कि इनकी जो बिजनेस है वो भले ही अलग अलग लोग, इनके पूरे जो बेटे हैं, पूरे पोते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सबका जो मिशन है वो एक ही है। सबका मिशन है हल्दीराम को ऊपर ले जाना, हल्दीराम को एकदम टॉप लेवल पे रखना। तो भले ही अलग अलग ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन सबका मिशन एक ही है। तो मुझे यही इनकी जो कंपनी का जो है, हल्दीराम का जो पूरा फैमिली है का जो बिजनेस चला रहे हैं अलग अलग जगहों पे होने के बावजूद भी, वो इनका मिशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। वैसे आपको क्या पसंद आया कंपनी के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अगर थोड़ा सा ही पसंद आया इसको लाइक करके हमें मोटिवेशन देना, और चैनल में पहली बार आए हुए कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाओ, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की पावरफुल और सक्सेसफुल जर्नी की स्टोरी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगली वीडियो जो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस स्टार्टअप पे चाहिए, किसका बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप मुझसे डिस्कस करवाना चाहते हो, कमेंट में वो भी दो। और मिलते हैं वैसी पावरफुल और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।